नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पीनल कोड के पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के थर्ड चैप्टर ऑफ पनिशमेंट अर्थात दंड के विषय में जो कि दिया हुआ है, इसमें अंतर्विष्ट सेक्शन 64 से लेकर सेक्शन 70 पर चर्चा की। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ई लेक्चर की आज की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 71 से लेकर 75 तक। इस पर सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस where anything which is an offense is made up of parts, any of which parts is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided. Where anything which is an offense falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence. The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। अर्थात सेक्शन 71 जो है वह कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि को प्रिस्क्राइब करती है। सेक्शन 71 में कुल मिलाकर 3 बातें कही गई है। सबसे पहले धारा स्पष्ट करती है कि जहाँ कोई अपराध कई भागों से मिलकर बनता हो, जिनमें से प्रत्येक भाग अपने आप भी अपराध है, तो जब तक कि इस बात के विपरीत स्पष्ट उल्लेख न हो, अपराधी को एक अपराध के लिए ही दंडित किया जा सकेगा, उससे अधिक नहीं। अर्थात जब कोई व्यक्ति एक ही आपराधिक कार्य को एक से अधिक बार करता है तो वह प्रत्येक बार के अपराध के लिए नहीं बल्कि एक बार ही समुचित कार्यों के आधार पर बने संकलित अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरी बात इसमें कही गई है कि जब कोई आपराधिक कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की यानी किसी भी एनफोर्स लॉ की एक से अधिक परिभाषाओं की श्रेणी में आता है तो अभियुक्त सबसे अधिक सजा से दंडनीय अपराध से अधिक की सजा से दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात इसमें यह कही गई है कि जब कभी कोई कार्य जो कि अपने आप में अपराध है लेकिन दूसरे कार्य या कार्यों के साथ मिलकर वह भिन्न या बड़ा अपराध बनाता है तो अभियुक्त इस प्रकार बड़े बने हुए अपराध की सजा से अधिक से दंडित नहीं किया जाएगा। ये 3 बातें इस सेक्शन 71 में बताई गई है और इन्हीं को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे 2 इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये कहता है कि ए जेड पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहाँ हो सकता है कि ए ने संपूर्ण मारपीट के द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार के द्वारा भी जिससे कि वह संपूर्ण मारपीट गठित हुई है जेड को स्वेच्छा उपहति कारित करने का अपराध किया हो, लेकिन ए हर प्रहार के लिए दंडनीय होता तो वह हर एक प्रहार के लिए यानी हर एक अटैक के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय है। लेकिन यदि उस समय जब ए जेड को पीट रहा है बी हस्तक्षेप करता है और ए बी पर सह आशय प्रहार करता है, यानी यहाँ पे बी ने इंटरफेयर किया और ए ने बी पर विद इंटेंशन उस पर अटैक किया या प्रहार किया, तो यहाँ बी पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा ए जेड को स्वेच्छा उपहति कारित करता है। इसलिए ए जेड को स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए यानी वॉलंटरीली उसको हर्ट कारित करने के लिए एक दंड से दंडनीय होगा
और साथ ही बी पर किए गए प्रहार के लिए यानी असॉल्ट के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। सेक्शन 72 पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of those offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all। सेक्शन 72 है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड को प्रेस्क्राइब करती है, जबकि निर्णय में यह कथन किया जाए कि यह डाउटफुल है कि वह किस अपराध के लिए दोषी है। अर्थात जो सेक्शन 72 है यहाँ पे जब किसी अभियुक्त की दोष सिद्धि कई अपराधों में से एक अपराध के लिए की जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि इन अपराधों में से स्पष्ट है वह किस अपराध का दोषी है, तो यह मानते हुए कि वह इनमें से सबसे कम गंभीर अपराध का दोषी है, उसके विरुद्ध इस सबसे कम गंभीर अपराध का दंडादेश दिया जाएगा। किंतु यदि सभी अपराध समान दंड से दंडनीय हैं तो उसके विरुद्ध वही समान दंडादेश दिया जाएगा, बशर्ते कि जो संदेह है या जो डाउट है वह इस बात के लिए होना चाहिए कि उन अपराधों में से उसने कौन सा अपराध कारित किया है, बल्कि इस बात का नहीं होना चाहिए कि उसने कोई अपराध किया भी है या नहीं। ये जो प्रोविज़न है इसका इंटेंशन यह है कि जब किसी अपराधी की दोष सिद्धि पूर्णतः साबित हो गई है तो उसे इस आधार पर बगैर दंडित किए नहीं छोड़ देना चाहिए कि जिस दंडनीय प्रोविज़न के अंतर्गत उसका मामला आता है वह सर्टेन नहीं है, यानी अनिश्चित है। सेक्शन 73 और 4 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताती है। सेक्शन 73 कहती है whenever any person is convicted of an offense for which under this court the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, that is to say, a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year, a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year। तो ये जो सेक्शन 73 है इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताया गया है और इस सेक्शन से स्पष्ट होता है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत परिरोध जो है यह केवल तभी तभी अनुज्ञेय होता है जब अपराधी ने कोई ऐसा अपराध कारित किया हो जो कि इस आईपीसी के अंतर्गत रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास से दंडनीय है। और एकांत परिरोध की अवधि वैसी ही होगी जैसा कि इस सेक्शन में बताया गया है। फलतः अगर संपूर्ण कारावास की अवधि अगर 6 मास से अधिक नहीं है तो ऐसे कंडीशन में एकांत परिरोध की जो अवधि होगी वह 1 मास से अधिक नहीं हो सकती। और अगर उसका संपूर्ण कारावास 6 मास से अधिक है लेकिन 1 वर्ष से कम अवधि के लिए है तो ऐसी कंडीशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो ड्यूरेशन होगा या अवधि होगी एकांत परिरोध की वह 2 मास से अधिक नहीं होगी। और 1 वर्ष से अधिक उसका संपूर्ण कारावास है तो ऐसी कंडीशन में एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होगा। यानी इस धारा के अंतर्गत एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि 3 मास बताई गई है, उससे अधिक किसी भी कंडीशन में किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट।
अर्थात एकांत परिरोध की अवधि। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सच कन्फाइनमेंट shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods। सेक्शन 74 में एकांत परिरोध की अवधि कितनी हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के का जो दंडादेश होता है उसका निष्पादन करने में उसे कब कितनी अवधि किस किस अंतराल में दी जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये जो सेक्शन है इसमें इस सिद्धांत का अनुसरण किया गया है कि जो एकांत परिरोध है उसको केवल अंतरालों में ही लागू किया जाना चाहिए, यानी इंटरवल्स में ही लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो दंडादेश होता है इससे अपराधी के मस्तिष्क पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि अगर उसको संपूर्ण कारावास यानी 3 मास से अधिक कारावास के मामले में उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है, तो 3 मास से अधिक के कारावास के मामले में तो एकांत परिरोध की जो अवधि होगी वह संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में 7 दिन से अधिक की नहीं होगी। यानी कि अगर उसे 3 मास से अधिक के कारावास का मामला है और उसको एकांत परिरोध का आदेश दिया गया है, तो उसको जितना भी टोटल एकांत परिरोध का कारावास दिया गया है तो उसमें से एक बार में उसको 1 महीने के अंदर 7 दिन से अधिक नहीं एकांत परिरोध में रखा जा सकता। लेकिन अगर एक्यूज खुद अपनी रिटर्न में एप्लीकेशन देता है तो उसके लिखित प्रार्थना पर या निवेदन पर उसको एक बार में अधिकतम 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, उससे अधिक किसी भी कंडीशन में नहीं दिया जा सकता। उसी के साथ एकांत परिरोध की जो यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो अवधि होती है उसके बीच में जो इंटरवल्स होंगे यानी जो अंतराल होंगे, तो वह जो अंतराल होंगे वो एकांत परिरोध की अवधि से कम नहीं हो सकते। यानी अगर उसको एक बार में अगर 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है 1 महीने में, तो 7 दिन कम से कम 7 दिन का वापस इंटरवल बीच में आएगा। इसके बाद में अगर उसे जैसे एक बार में 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है तो वापस मिनिमम 14 दिन का ही उसको अंतराल यानी इंटरवल बीच में देना जरूरी होगा। सेक्शन 75 Enhanced punishment for certain offences under Chapter 12 or Chapter 17 after previous conviction. Whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable under Chapter 12 or Chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। सेक्शन 75 ये कहती है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अगर चैप्टर 12 या चैप्टर 17 के अधीन कुछ अपराध किए जाते हैं तो उनके लिए उसको अपराधी को वर्धित दंड दिया जाएगा। यानी ये जो आईपीसी की जो ये वाली सेक्शन 75 है, यह इस आईपीसी के चैप्टर 12 जिसका संबंध सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित है और चैप्टर 17 जिसका संबंध संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से है, इन दोनों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दूसरी बार या उससे अधिक बार दोष सिद्धि के लिए जो कि 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए पनिशेबल है को और अधिक कठोर दंड देने का प्रावधान करती है। और इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को संहिता के अध्याय 12 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए सादा या कठिन कारावास से पनिशेबल किसी अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय के द्वारा कन्विक्ट किया गया है यानी दोषी ठहराया गया हो, और उसके बाद उन दोनों चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर के अधीन
उतनी ही अवधि के लिए और वैसे ही कारावास से पनिशेबल किसी अपराध के लिए उसे फिर से कन्विक्ट ठहराया गया हो, यानी फिर से उसे दोषित ठहराया गया हो, तो ऐसा पश्चातवर्ती अपराध के लिए कम से कम उसे या तो कम से कम 10 साल तक के कारावास से या फिर आजीवन कारावास से उसे दंडित किया जाएगा। चाहे उसने पूर्व में कारित किए गए अपराध को ही पुनः कारित किया हो या कोई अन्य अपराध किया हो, लेकिन यदि पहला और पश्चातवर्ती अपराध 3 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो चाहे पहले अपराध के लिए उसे 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपराध 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय होना जरूरी है। साथ ही इस सेक्शन में भारत में किसी न्यायालय द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि दोषिति भारत के किसी भी न्यायालय के द्वारा की गई होनी जरूरी है। अतः अगर विदेशी न्यायालय के द्वारा किसी अन्य देश में दोषसिद्धि की गई है तो वह कन्विक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आता। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।